हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू L2A क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें सीसैट के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और वी कैन से डेटा सफिशिएंसी है ना, डेटा सफिशिएंसी कैसे हमें इसको डील करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर मैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस की बात करूं तो नाउ फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये मिनिमम 8 to 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। मिनिमम आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब द प्रॉब्लम इज कि इसके क्वेश्चन दिखने में इतने लेंथी होते हैं ना कि बच्चे पढ़ने से पहले ही उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं करने में। बस गेम है कि आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड उस बेसिस पे आंसर कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर करते टाइम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो, वो आपसे क्या पूछ रहा है और क्या आपको आंसर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका मेथड है, ये मैं आपको बताऊंगी। बिफोर मूविंग टू दिस सेशन मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाती हूँ कि जब भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। जनरली आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, राइट? अभी मैं दिखाऊंगी एंड इसके बेस पे आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तभी दोगे, तभी आप बोलोगे कि 1 इज द डेफिनेटली करेक्ट, 2 इज द डेफिनेटली करेक्ट, जब वो बात आपकी 100% करेक्ट होगी। समझ रहे हो? जब आप उस दो स्टेटमेंट को यूज करके एग्जैक्ट वही आंसर बता पा रहे हो, यस 100% वो बात करेक्ट हो रही है, देन ओनली इट विल बी करेक्ट। अदरवाइज आप उसको करेक्ट नहीं बोलोगे। समझ रहे हो? जब 100% करेक्ट होगा वो, तभी वो स्टेटमेंट मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बाकी मैं समझाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड करे हैं जिसको मैं समझाऊंगी। ठीक है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। कहना क्या चाह रहा है वो आपको, क्वेश्चन को लीजिए, स्टेटमेंट को लीजिए, राइट? अब क्या बोला है, उसने कहा है कि देयर आर 5 मेंबर ABCDE इन अ फैमिली। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देखो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू B। ठीक है, E से B का रिलेशन कैसे है। अब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में ना कुछ थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना पड़ता है। दिमाग लगाना पड़ता है मतलब आप कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे ना, तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर कर लोगे। कैसे, मैं आपको भी समझाती हूँ। ये बोला है उसने कि E से B का रिलेशन कैसा है। सिंपल सी बात है यार, एक फैमिली में 5 मेंबर्स उसने कहे हैं और बोला है कि E से B का रिलेशन कैसे है, तो कॉमन सेंस लगाओ। सिर्फ एक स्टेटमेंट तो आपको नहीं बता देगा ना कि E से B का रिलेशन कैसा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, A एंड B आर मैरिड कपल। ठीक है, ये दोनों हमारे मैरिड कपल है। तो ब्लड रिलेशन में आपको पता होगा हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 मुझे बता देगा क्या A और B मैरिड है तो E और B क्या होंगे। जब तक ब्लड रिलेशन में हमें 100% नहीं पता होता है कि यही आंसर होगा, हम आंसर नहीं करते हैं। ये आपको पता होगा, इवन हम जेंडर भी खुद से एज्यूम नहीं करते हैं, राइट? अब A और B मैरिड कपल है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा क्या E और B का कैसे रिलेशन है? नहीं पता चलेगा ना। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो, D इज द फादर ऑफ C। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे तो मुझे D और C के बीच का रिलेशन पता चल रहा है। समझ रहे हो? किसके बीच का पता चल रहा है, D इज द फादर ऑफ C, तो ये पता चल रहा है मुझे। मुझे ये तो नहीं पता चल रहा ना कि E और B में क्या रिलेशन है। अगला कह रहा है E इज D सन। अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि E जो है वो D का सन है। D का सन कौन है आपका, E इज D सन। ठीक है, अब लास्ट कह रहा है A एंड C। अब मैं यहाँ पर मैं D का जेंडर भी एज्यूम नहीं कर सकती कि जेंडर क्या होगा। बस मुझे जितना बोला है, बेट माँ भी हो सकती है, D कैन बी मेल, D कैन बी फीमेल। यहाँ पे बोला है A एंड C आर सिस्टर्स, तो A एंड C आर सिस्टर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों का जेंडर मुझे पता है, दोनों सिस्टर्स हैं तो क्या है, दोनों फीमेल हैं, राइट? अब ऑप्शन पे आओ, इतना करने की नीड भी नहीं थी वैसे आपको। स्टेटमेंट पे आओ, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं 1, 2, 3 आंसर दी क्वेश्चन। वैसे आप एक बात बताओ, दिस इज अ काइंड ऑफ पजल। ठीक है, ये क्या है, एक काइंड ऑफ पजल है ना। मैं अभी नहीं जा रही कि स्टेटमेंट क्या बोला है, दिस इज अ काइंड ऑफ पजल ना। तो जब तक मैं सारे स्टेटमेंट को यूज नहीं करूंगी, एट द एंड तक मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या है। हाँ, लेकिन अगर मैं चारों स्टेटमेंट को यूज कर लूंगी तो आई गॉट द आंसर। तो यही चीज यहाँ पर भी है, ऑल 4 स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बना के देख लेते हैं क्या बोला है,
1, 2 and 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा 1, 2, 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आप इसको ड्रॉ करके देखिए। अगर मैं इसको बनाती हूँ 1, 2 एंड 3, स्टेटमेंट ए क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट। अब बोल रहा है मैं कनेक्ट कहां से करूं, मुझे ये बताओ आप। अब मुझे सिंपल ये बताओ, मैं अगर स्टेटमेंट ए को यूज करती हूँ, ठीक है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, मैं कनेक्शन कहां से डेवलप करूं? क्या मुझे पता चल पा रहा है मैं कनेक्शन कहां से डेवलप करूं? मुझे नहीं पता चल रहा है। आप देखो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? कहां से कनेक्ट करना है, कहां से शुरू करना है? नहीं ना, तो पहला स्टेटमेंट तो आंसर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 1, 3 एंड 4, अब देखो 1, 3 एंड 4, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ब्लड रिलेशन। वो कब होगा? जब आप चारों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करोगे। बना के देखो, सी आंसर इसका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करिए ए इज इक्वल टू बी, तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है दिस इज अ सिस्टर, बना दो। सी के बाद मुझे पता चल रहा है, देखिए हो गया कनेक्ट, डी इज द डॉटर ऑफ ई, हो गया कनेक्ट। तो आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जब आप सारे स्टेटमेंट को यूज करोगे यू विल हैव अ कंक्लूजन, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, कोड को डिकोड करना। यही होता है हमारा डेटा सफिशिएंसी के कंसेप्ट में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है, ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं और अभी क्वेश्चन जो है वो काफी इंक्रीज हो गया। देखो कह रहा है P प्लस क्यू माइनस आर, दिस इज दी P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, यही बोला है यही कहा है क्वेश्चन में। अब स्टेटमेंट क्या दिया, देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव। पहला स्टेटमेंट, अगर मैं स्टेटमेंट 1 को डिकोड करती हूँ तो इट इज सेइंग कि P माइनस क्यू जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। अगर मैं P माइनस क्यू को एक पॉजिटिव बनाना है आपको, तो P और Q की आप ऐसी वैल्यू लोगे जो कि आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप पॉजिटिव क्या, अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को लोगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर आप प्लस माइनस, अगर आप दो कोई भी वैल्यू लोगे तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि यस इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि P इज ग्रेटर देन Q, है ना, यही होगा। P जो होगी वो ग्रेटर देन होगी Q से, क्यों होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर आपको देना है। पॉजिटिव इंटीजर देना है तो मतलब आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो इससे ग्रेटर हो। अब ऐसे देखो P माइनस आर इज नेगेटिव, तो सेकेंड स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मैं स्टेटमेंट 2 को यूज करती हूँ तो स्टेटमेंट 2 से आई कैन ड्रॉ द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन, है ना। अब क्या, अब इतना करने के बाद जब आप स्टेटमेंट 1 करते हो ना, उस पल के लिए आप भूल जाओगे स्टेटमेंट 2 भी कुछ है। स्टेटमेंट 1 से जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए हैं उसको करो। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग दी वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। एक स्टेटमेंट को अकेला यूज करके अगर मैं आंसर दे पाती तो आई कैन गिव द आंसर बाय यूजिंग द स्टेटमेंट नंबर 1 ओनली, तो ये बात तो मेरी इनकरेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, अदर स्टेटमेंट अलोन को यूज करके तो आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट है द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन। अभी मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अभी सॉल्व करना है। सेकंड कह रहा है ये दोनों स्टेटमेंट में अभी नहीं बोल सकती, बट हाँ मैं दो स्टेटमेंट को तो इनकरेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करो। दोनों स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करते हो तो इट इज आर इज ग्रेटर देन पी, पी इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू आर वेयर P Q R इंटीजर। ठीक है, अब देखते हैं इसको करके। अगर आप इसको करते हो, यहीं पे मैं सॉल्व करती हूँ। ये हो जाएगा प्लस P से माइनस P कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 2Q माइनस 2R, यही बन रहा है ना। तो इसके बेसिस पे आई कैन ड्रॉ दिस कंक्लूजन, है ना। तो यानी कि मैं दोनों स्टेटमेंट को यूज करके इसका आंसर दे सकती हूँ। वैसे भी आपको इतना सॉल्व करने की नीड नहीं थी। अगर आप देखते हैं कि हाँ दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने पे समथिंग कैन बी ड्रॉन, तो आंसर हो जाता है सी, कि हम यस इन दो स्टेटमेंट को यूज करके हम बता सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि एक से मुझे ये पता चल रहा है कि कौन ग्रेटर है कौन लेसर है, तो दो स्टेटमेंट को यूज करके मैं बता सकती हूँ कि कौन सी हमारी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, इज P ग्रेटर देन Q, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्या P जो है वो ग्रेटर देन Q है। पहली बात बोली है P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले देखिए P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, है ना। P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, P इज ग्रेटर देन Q, तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो लेनी है P जो है वो ग्रेटर देन लेना है आपको, किससे, Q से, है ना। तो P ग्रेटर देन Q लेना है आपको, तो P की वैल्यू जो है वो ग्रेटर लेनी है, तो 0 से ऊपर है तो 0 से ऊपर है, तो यानी कि बहुत आगे मत जाइए, 1 2 3 4 में ही कोई सिंपल सी वैल्यू ले लीजिए, दिस इज द 3, इसको 3 ले लो, इसको आप 2 ले लो, है ना। तो 3 और 2 ले लेंगे, तो Q की वैल्यू मुझे स्मॉलर लेनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि P इज ग्रेटर देन Q, अब यहाँ पे कह रहा है P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो अब मुझे बताओ P इंटू क्यू जो है यहाँ पर आप ग्रेटर देन 0 आएगी ये आपकी, आप देख लो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, तो ग्रेटर देन 0 तो आ ही जाएगी। सेकेंड कह रहा है P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, अगर आप इसको स्क्वायर भी करते हो तो दिस इज 9 दिस इज 4, तो P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, ठीक है ये भी, है ना। तो अब हम देखते हैं, अगर इसको मैंने जब पहले स्टेटमेंट को पढ़ा P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो मैं बता पा रही थी यस P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज मुझे कोई भी वैल्यू लेनी थी 0 से बड़ी, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी, अब ऑप्शंस पे देखते हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आप ऐसे तो बता दे रहे हो, इसने आपको बोला क्या है, आपको कहा है कि ग्रेटर देन 0 लेनी है। अब ग्रेटर देन 0 में मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ एक यही वैल्यू होंगी P और Q की, आपको बताना क्या है कि P इज ग्रेटर देन Q, ये बोल रहा है ना। तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या सिर्फ यही एक वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 में तो मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ले सकती हूँ, बहुत सारे केसेस ले सकती हूँ, समझ रहे हो, ये एक केस है, ऐसे में और भी केस ले सकती हूँ। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग दी वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, सिर्फ आप एक स्टेटमेंट को अकेले यूज करके डेफिनेटली 100% ये नहीं बता पाओगे कि ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैन बी आंसर बाय यूजिंग दी अदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी नहीं होगा। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को भी यूज कर रही हूँ तो देयर आर एन नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी एक नहीं निकल के आएगी, ऐसी और भी वैल्यूज हमारी निकल के आएंगी। चलो एक मैं -3 -2 ले लेती हूँ, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, है ना। तो आप 100% आंसर नहीं बता पाओगे, तो आंसर क्या होगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। तो जब हम 100% पॉसिबिलिटी नहीं बता पाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आपका वो केस लेते हैं जो 100% हमारा करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर, आपको वो नंबर बताना है, ठीक है। अब इसके लिए उसने आपको स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ऐसी वैल्यू वो क्या है, वो 3 डिजिट का नंबर, क्या आप पहले स्टेटमेंट को यूज करके बता पाओगे, सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आपको पता है ना सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 6, है ना, मल्टीप्लाई भी करोगे 3 इंटू 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या सिर्फ एक यही केस है, आप इसमें किसी को आगे कर दीजिए, लीजिए किसी भी वैल्यू को आप आगे कर दो, ये कर दिया आपने, 2 3 1 कर दो, इसमें तो n नंबर ऑफ द केसेस बन जाएंगे ना, सब में तो वैल्यू वही आएगी, 2 3 1 कर दो, सम भी वही आ रहा है 3 2 4 5 6, मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है, तो क्या एक ही केस बन रहा है ऐसा, इतना जस्ट मुझे बताओ, एक ही केस बन रहा है क्या ऐसा, 1 3 2 हो गया, 2 3 1 हो गए, और भी बन जाएगा, एक बार 1 को फिर आगे कर दो, 2 1 3 हो जाएगा, और भी बनेंगे, एक ही वैल्यू नहीं बनेगी, है ना। एक क्या बन जाएगा, 3 को फिर से आगे कर दो, 3 1 2, एक 3 2 1, इतने सारे केसेस हमारे पास बन जाएंगे। तो अब सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट को यूज करके आप ये बता पाओगे क्या कि वो 3 डिजिट का नंबर 1 2 3 है या 1 2 1 3 2 है 2 3 1 है,
कुछ भी हो सकता है ना। देयर आर कितने नंबर ऑफ केसेस, 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं। अब इस 6 केसेस में वो 3 डिजिट का नंबर कोई भी हो सकता है, 321 हो सकता है, 213 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब मैं 100% आंसर नहीं बता पाऊंगी। कैन बी आंसर वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन? नो। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना होता है, देन आपको सेकेंड स्टेटमेंट चेक करना होता है, एंड एट द एंड आपको क्या चेक करना होता है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने पे। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर कितना आ रहा है मेरा, अगर मैं सम ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट करती हूँ तो इट इज 6, राइट। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, जो वैल्यू 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी होगी। तो यहाँ पर आपकी एक ही डेफिनेटली वो वैल्यू नहीं आएगी जो 6 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर भी आपके दो केसेस बनेंगे, ये तो आपको पता है, जिसके लास्ट में 2 होगा सिर्फ वही होगी डिविजिबल, एक ये वाली होगी एक ये वाली होगी, स्टिल आपके पास दो केसेस बन रहे हैं। तो आप 100% अभी भी नहीं बता पाओगे कि वो वैल्यू कौन सी होगी, बिकॉज देयर आर मल्टीपल केसेस। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू 100% करेक्ट होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन यूजिंग दी बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका एवरेज एज का। देखो, व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड की एज बताने के लिए आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है ना। देखो पहला क्या कह रहा है, द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम दी यंगेस्ट, और यहाँ पे आपको बोला है 5 चिल्ड्रन है जिनके बीच में एनी टू कंसेक्यूटिव एज डिफर बाय दी 2 ईयर। दो जो एज का डिफरेंस है किसी दो के बीच में 2 ईयर्स का आपका है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो दिस इज ए बी सी डी और ई। अब एक बात इसने यहाँ पे आपका बोली है, द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो E इक्वल टू क्या है, A प्लस 8 है, यही है। अब इसने पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट। तो जो भी हमारा एल्डेस्ट है उसका एज कितना है, 3 टाइम ऑफ दी, दिस इज द वैल्यू। पुट करके देखो इस इक्वेशन में, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। पहला आंसर हमारा आ जाएगा, क्या होगा, 3A इज इक्वल टू A प्लस 8, A प्लस 8, तो दिस इज 2A इज इक्वल टू 8, तो A इज इक्वल टू 4। तो यस, मैंने बता दी A की एज क्या है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड कह रहा है द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर। तो एवरेज एज जो है चिल्ड्रन का वो कितना है, 8 ईयर है। एंड ये भी सिंपल है, देखो A B C D एंड E। एवरेज का मतलब क्या है, दिस इज द मिडिल वन। एवरेज क्या होता है, हमेशा मिडिल टर्म आपका होता है। तो अगर एवरेज एज 8 है और दो के बीच में, किसी दो के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, बस आप फुल कर दीजिए, दिस इज 6, दिस इज 4, है ना। ये 6 ईयर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दिस इज 12। अगेन मैंने यहाँ से भी बता दिया। तो यानी कि मैं अगर दोनों स्टेटमेंट को आंसर किसी को भी यूज कर रही हूँ तो मैं आंसर कर पा रही हूँ। यही आया ना मेरा ओवरऑल कंक्लूजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो किसी एक स्टेटमेंट को अलोन यूज करके भी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो दिस इज द करेक्ट। चलिए अब ये देखिए, what are the value of m and n where m and n are natural number। तो बेसिकली यहाँ पर आपको m और n की वैल्यू बतानी है, जो दोनों ही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है, देखो स्टेटमेंट 1 कह रहा है m प्लस n is greater than equals to mn and m is greater than n, the product of m and n is 24। देखो अब कुछ तो आपको स्टेटमेंट में हिंट दी हुई है। अब इसको आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके दे सकते हो। चलो कोई नहीं, देखते हैं। प्रोडक्ट क्या दिया है, m इंटू एन इज इक्वल टू कितना दिया है, 24 दिया है। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, आप केसेस बनाइए कि किस किस में 24 आ सकता है। 1 इंटू 24 करोगे तो इट विल बी 24, 2 इंटू 12 करोगे तो इट इज अगेन 24, और कौन से केस हो जाएंगे, 3 इंटू 8 हो जाएगा एक,
अगेन 24, राइट। और क्या हो जाएगा, एक 4 इंटू 6 हो जाएगा, दिस इज अगेन 24। यही बोला है ना, द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू 24। अब यहां से आप एग्जैक्ट m और n की वैल्यू बता सकते हो, m और n के यहाँ पे मल्टीपल केसेस आए हैं, है ना, तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करके तो मैं नहीं बता पाऊंगी, है ना। अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में इस वैल्यू को रख के देखती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है, m प्लस n इज ग्रेटर देन, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n है, ये इसने बोला हुआ है ना। तो m प्लस n की वैल्यू आपको रखनी है, और जहां पर उसने आपको कहा है जो ये m प्लस n इज इक्वल टू mn आएगा, और बोला है कि m जो है वो ग्रेटर देन होगा n से। तो ऐसा कौन सा केस बनेगा ये बताओ मुझे। दो ही केस बनेंगे, एक तो बनेगा, एक आप ले लो 1 प्लस 24, एक ले लो 24 प्लस 1। आपको ये वाली वैल्यू बड़ी लेनी है सेकंड वाली वैल्यू से, है ना। तो ये केस कौन सा बनेगा, सिर्फ 24 और 1 बनेगा। बना के देख लीजिए, ये है सारी m की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, राइट। ऐसे ही अपोजिट में भी बनेंगी, कैसे बनेंगी, 24 1 12 2 ऐसे बनेंगी ना ये, ठीक है। तो ऐसे ही अपोजिट में भी बनेंगी। तो यहां से आप क्या करोगे, 24 प्लस 1, ये देखना है आपको कि m की वैल्यू बड़ी लेनी है n से, तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 प्लस 1। तो इसका मतलब, और उनका प्रोडक्ट आपका 24 आ जाएगा, 24 प्लस 1 कितना होगा आपका, m और n की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू कितना हो गया आपका 24 हो गया, ठीक है, जो कि आपका कितना आ गया, ग्रेटर देन 24 आ गया, ठीक है। तो आप बेसिकली इसका आंसर कैसे कर सकते हो, आंसर कर सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट को एक साथ यूज करके। तो वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, नॉर्मली भी आप जो है इसको दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करे, आई होप समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।